1084 की मां महाश्वेता देवी। समय शाम। वो मकान उनके घर के पास ही था। आते जाते कई बार सुजाता ने इसे देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई। किसका मकान है ये भी नहीं पता था। पुराने ढंग का दुमंजिला मकान, सामने लंबा बरामदा, मकान की मुंडेर पर विदेशी नक्काशी और नाम लिखा हुआ था पूर्व गंगानगर। शायद मकान मालिक के गांव का नाम है। सुजाता के देखते देखते 20 साल में ही मकान की हालत कलकत्ता जैसी हो गई। आधा चमकता नया, नई पॉलिश की दमक, खिड़की पर लगा कूलर। आधा पुराना, पलस्तर उखड़ा, खिड़कियों में पुरानी साड़ियों के बने पर्दे। मकान के सामने नीचे धोबियों के खोखे, होम्योपैथिक दवा की दुकानें, रेडियो मरम्मत की एक दुकान हिस्सा। बाट के साथ साथ गरीबी और अमीरी का भी बंटवारा हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। अंधेरा गलियारा पार करके पंचायती आंगन के एक तरफ एक कमरा। मकान का पिछवाड़ा है ये। सामने एक शरीफे का पेड़ बेफिक्री से उगा हुआ। कमरे की दीवारों और छत से पलस्तर झर रहा है। फर्श पर से सीमेंट उखड़ रहा है। एक बड़ा तख्त पोश पड़ा है। अलमारी में धूल भरी, कभी इस्तेमाल में न आने वाली कानून की कुछ किताबें। अलमारी पर लगा है जंग खाया ताला। सुजाता तख्त पर बैठी थी, नंदिनी उसके सामने मोड़े पर। बिट्रे किया था आनंद ने। नंदिनी ने फिर कहा, पहले भी कहा था। अब कहते समय उसकी आंखों पर विस्मय की छाया एक बादल के टुकड़े की तरह तैर गई, जैसे अभी भी उसको विश्वास नहीं होता था। वो समझ नहीं पाती कि कैसे ये जानते हुए भी कि इस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप समूह, व्रती और दूसरों की हत्या हो सकती है, आनंद ने ये काम कैसे किया। नंदिनी, मुझे सब बातें नहीं मालूम। पता है, आप लोगों को कभी भी कुछ भी मालूम नहीं रहता। जो कुछ हो जाता है वो आपके लिए सिर्फ हो जाना मात्र है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बिना जाने भी चल जाता है। ये विश्वास कितने गलत किस्म के हैं, अब तो आपको मालूम पड़ रहा है। सुजाता चुप रही। आनंद ने दगा किया था। व्रती लाइक ए फूल ट्रस्टेड हिम। उसकी वजह यह थी कि आनंद को नीतू, जो व्रती का अच्छा दोस्त था, ले आया था। नीतू जिसको लाया उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। व्रती ने यही सोचा होगा, वो उसका दोस्त था ना। नीतू क्या जानबूझकर ही आनंद को लाया था? सुजाता ने मन ही मन पूछा। बहुत दिनों तक काल कोठरी में रहने से शायद मन की अनुभूतियां काफी पैनी हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी का अकेलापन भयावह होता है। वहां आदमी को चारों तरफ की बहरी दीवारों, लोहे के दरवाजों के बीच सिर्फ दीवार पर बने एक गवाक्ष के पहरे में अपने साथ निपट अकेले रहना पड़ता है। अपने मन को छुरी की या संगीन की धार की तरह तीखा पैना बनाकर वो याद करने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया में किस किसने उसे याद रखा है। बीच बीच में दरवाजा खुल जाता है, तब उसे जहां ले जाया जाता है वो जगह भी उसकी मनचाही बाहरी दुनिया नहीं होती। ये कमरे कुछ और ही तरह के होते हैं, एकदम शब्द या गूंज से सुरक्षित। दरवाजे खिड़कियां नमदे से ढके, रबड़ के नल लगाकर आवाज अंदर बाहर न आ जा सके ऐसी व्यवस्था से बने। कमरे की चीख, कराह, मारने की आवाज, जिरह करने वाले की दहाड़ से सब आवाजें उस कमरे में ही कैद रहती हैं। उस कमरे में जिससे जिरह की जाती है उसकी आंखों के आगे 1000 वाट की बत्ती जलती रहती है। जिरह करने वाला अंधेरे में रहता है, चाहे वो सिगरेट पीता हो या नहीं। उसके हाथ में सिगरेट थमी रहती है। ओ, आप व्रती चैटर्जी की दोस्त हैं। महीन आवाज में नम्रता और भद्रता से प्रश्न पूछते हुए कभी कभी जिरह करने वाले सज्जन 1000 वाट की बत्ती में चमकने वाले चेहरे पर जलती हुई सिगरेट भी छुआ देते हैं। सिगरेट की झुलस से सिर्फ चमड़ी पर जलन का सतही घाव लगता है। चमड़ी जरा सी ही जलती है और वो जली हुई चमड़ी मरहम लगाने से ही ठीक हो जाती है। चमड़ी की जलन का आसान इलाज। ऊपर का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन युवक या युवती के भीतर हृदय में एक एक दाग जख्म बन जाता है। फिर लौटकर काल कोठरी। अपने साथ अकेले जीना। अपने साथ अकेले जीने से अनुभूतियां पैनी हो जाती हैं। मुर्दा घर की छुरी या पुलिस की संगीन की नोक की तरह धारदार पैनी। इसीलिए नंदिनी समझ गई सुजाता का मन ही मन पूछा गया प्रश्न कि नीतू जानबूझकर ही आनंद को लाया था क्या। नंदिन ने कहा, नीतू जानबूझकर लाया था या नहीं, ये अब किसी को किसी दिन भी मालूम नहीं होगा। नीतू का क्या हुआ था पता है आपको? नहीं। नीतू के बहुत से उपनाम थे, बहुत से नाम। व्रती और उसके साथियों के खत्म हो जाने के बाद बहुत से अन्य लोगों की बेरहमी से पकड़ धकड़ होने लगी थी। नीतू को उसके इलाके में सब दीपू के नाम से जानते थे। नीतू उस समय भाग गया, कहीं आसपास ही छुपा था, कल कारखानों की दुनिया में। वहां उसे बिल्कुल दूसरा आदमी समझकर पकड़ लिया गया। उसी समय वहां पहुंच गए उसके मोहल्ले के ऑफिसर कमांडिंग। हालांकि उनको वहां जाना नहीं था, लेकिन अखबारों ने भी हमें धोखा दिया था। कहां कहां छुपने की जगह है, अस्पताल का बंदोबस्त कहां है, कहां किस गांव में काम चल रहा है। अखबार वाले बीच बीच में छाप रहे थे ये खबरें, लेख लिख रहे थे। इसी तरह की एक खबर पढ़कर ऑफिसर कमांडिंग वहां पहुंचा था। जीप रोककर वो चाय पीने और गुड़ लेने अंदर गया। गुड़ लेने? हाँ, वहां का गुड़ बहुत मशहूर है। उसके लिए 2 हंडियां भरकर रखी हुई थी। उसने घुसते ही नीतू को देखा, कहा, दीपू तुम? नीतू उस समय डर से, जिरह के डर से बहुत ही सशंक हो रहा था। वो बोल पड़ा, हाँ देखिए ना, ये लोग मुझे पकड़कर ले आए हैं। ऑफिसर कमांडिंग ने उसी समय उसे जीप में बैठा लिया। रास्ते में एक होटल में खाना खिलाया, सिगरेट पिलाई। क्योंकि नीतू मोहल्ले का मनपसंद लड़का था और मोहल्ले में उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, इसी से उसने सोचा था शायद ये बचकर निकल जाएगा।
नहीं निकल पाया। उसे मोहल्ले में लाकर थाने के सामने पीट पीट कर मार डाला गया था। मोहल्ले की लड़कियों भी उस दिन विरोध प्रदर्शन करने गई थीं। उनके ऊपर भी आंसू गैस छोड़ी गई थी। अखबार में नहीं छपा। नहीं। फिर नीतू नहीं है। वो अनिंद के सब इरादे जानता था या नहीं, अब कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन मुझे लगता है क्या कि जानने चाहिए थे। किसको? नीतू को। सुजाता नीतू को नहीं पहचानती, इसीलिए आसानी से उसका नाम ले सकी। व्रती ने कब इन लोगों से उसका परिचय कराया था? नीतू को, व्रती को, मुझे क्या जानना चाहिए था? हम लोग जो कुछ कर रहे थे उसके साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम के साथ साथ कुछ और लोग एक दूसरा प्रोग्राम भी चला रहे थे। कौन सा प्रोग्राम? मुखबिरी का, नंदिनी ने शांत ठंडी आवाज में कहा। अब सुजाता की समझ में आया, अनिंद का नाम लेते समय उसकी आंखों में विस्मय की छाया बादल की तरह क्यों तैर गई थी। अनिंद के विश्वासघात करने पर वो विस्मय नहीं था, विस्मय था व्रती पर, खुद अपने पर और दूसरे लोगों पर। यथार्थ की हर व्यवस्था के लिए आस्थाहीनता पर ही उनका प्रचंड विश्वास था। इसी को उन्होंने जीवन का मूल्य बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग बड़े सुनियोजित रूप से विश्वासघात के इरादे पाल रहे हैं, दोस्त बनकर धोखा देने की योजना बना रहे हैं। यही बाद में जानने की हैरानी थी नंदिनी को। यूं लगता है सब कुछ ही धोखाधड़ी है, नंदिनी ने फिर कहा। सुजाता ने देखा उसके दुबले सांवले धके हुए चेहरे पर आंखों के नीचे गहरी काली छाया है, पहाड़ों की ढलान के नीचे तलहटी पर हमेशा रहने वाली छाया की तरह। लगा नंदिनी को कभी भी जाना नहीं जा सकेगा, वो कभी पहचान में नहीं आएगी। सहसा महसूस हुआ जैसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ जा रहा है। खालीपन के एहसास से वो घिर गई। व्रती ने जिसको प्यार किया था उसका मन हमेशा अचीन्हा अजाना रह जाएगा, ये सोचकर ही सुजाता को बड़ा दुख हुआ। नंदिनी के किसी विश्वास, किसी अनुभव को वो बांट नहीं सकी, साझा नहीं बना सकी, समझने की कोशिश नहीं की व्रती और नंदिनी जैसे लोगों को। अब तक जिन चीजों में व्यस्त थी उसमें क्या सार्थक है क्या निरर्थक, ये उसको कौन बताएगा। अपने मन और स्वभाव की खामियों को सुजाता ऐसे ही एक एक करके पहचान पाएगी। क्या इसीलिए व्रती उस दिन शाम को नीली कमीज पहनकर निकल गया था? सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर आंखें उठाकर देखता रहा था उसे। अगर वे क्षण लौट आए तो सुजाता क्या करेगी? वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली जाएगी, व्रती को गले लगा लेगी, कहेगी मैं सब कुछ जानेंगी व्रती, सब कुछ जानना शुरू करूंगी, बस तू कहीं मत जा। कलकत्ता में 20 साल का लड़का एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक नहीं जा सकता, तू मत जा। लेकिन समय लौट कर नहीं आता, समय बीत जाता है। नियति की तरह निर्मम समय समय बहती जाह्नवी और शोक, जैसे कि जाह्नवी का रेतीला तट। समय के बहाव से शोक परतें जमने लगती हैं। फिर एक दिन उन परतों को भेदकर नए अंकुरों की उंगलियां निकलती हैं। ये उंगलियां आकाश को छू लेना चाहती हैं। आशा, व्यथा, सुख, आनंद के अंकुरों की उंगलियां। सब कुछ धोखाधड़ी सा लगता है। सुजाता की चिंता की दीवार के उस पार से नंदिनी ने कहा, इससे तुम्हारा कष्ट ही बढ़ेगा नंदिनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टे जब तक दगे धोखे के अस्तित्व से अनजान थी तब अपने ऊपर अटूट विश्वास था, लेकिन उस विश्वास की कोई बुनियाद नहीं थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड डाउटिंग, व्हेन आई गॉट एंड थॉट ओवर द फैक्ट्स, आई कुड बी मोर श्योर। नाउ आई नो वेयर आई स्टैंड। डज इट हेल्प यू एनी वे? हाँ, अब लगता है कि तब कितनी सहजता से हम महसूस करते थे कि एक युग, एक कल्प खत्म होता जा रहा है। वी आर ब्रिगिंग ए न्यू एज इन। मैं और व्रती सिर्फ बातें करते करते ही कितने दिन श्याम बाजार से भवानीपुर तक पैदल लौटे हैं। तब जो कुछ हम देखते थे, मकान, लोग, सड़क पर लगी नियॉन की बत्तियां, फुटपाथ पर फेरीवाले के पास लाल गुलाब, सड़क के किनारे के तोरण, बस स्टॉप पर चिपके पोस्टर, लोगों के चेहरों पर बिछी हंसी, रास्ते पर फैली किताबों की दुकान पर किसी छोटी सी पत्रिका में छपी कविता और उसकी तस्वीर। जब मैदान में होने वाली मीटिंग में लोगों की तालियां, हिंदी के गानों की सुंदर धुन सुनते थे हम लोग, तब कैसे अपार आनंद से भर जाता था मन, छलक पड़ता था आनंद। वी फेल्ट एक्सप्लोसिव, फेल्ट लॉयल टू ऑल एंड एवरीथिंग। वो मन अब और लौट कर नहीं आएगा। मैं उस मनस्थिति को कभी नहीं पा सकूंगी। एकाएक सब कुछ गंवा चुकी हूं। एक युग, कल्प सचमुच लोप हो गया। उस दिन की वो मैं अब मर गई। क्यों नंदिनी? व्रती नहीं है इसलिए। हाँ, व्रती नहीं है इसलिए। और भी कितना कुछ जो था अब नहीं है। कालकोठरी में रहकर सोचते सोचते मैं भी खत्म हो गई हूं। ऐसा मत कहो, माँ भी आपकी तरह बातें करती हैं। माँ नहीं समझती, आप भी नहीं समझेंगी। क्या मैं बिल्कुल ही नहीं समझेंगी नंदिनी? कैसे समझेंगी? क्या आप लोगों ने हमारी तरह अपनी आस्था को दांव पर लगाया था? टू एवरीथिंग ऑफ एवरीडे लाइफ? नहीं, सुजाता ने यह सब कुछ नहीं किया था। किसी राहगीर की हंसी में, तैरकर आती गाने की धुन में, लाल गुलाबों के गुच्छे में, झिलमिलाती रोशनी में, लटके हुए बंधनवारों के कपड़े में अपनी आस्था को बंधक नहीं रखा था। क्या उसने कभी भी किसी चीज में अपनी आस्था को दांव पर लगाया था? अब समझ में आता है कि किस तरह धोखाधड़ी चल रही थी। आज भी चल रही। अभी तक? हाँ, अभी तक। नहीं तो एक के बाद एक जेल की दीवारें क्यों ऊंची होती जा रही हैं? क्यों है वॉच टावर? क्यों हजारों हजार लड़के जेलों में सड़ रहे हैं और कोई एक शब्द भी नहीं बोलता?
जब कोई बोलता भी है तो अपने दल के स्वार्थ को सुरक्षित रखकर। क्यों हम जो लोग काम करना चाहते हैं एक अखबार भी नहीं निकाल सकते? प्रेस टाइप हमें ये सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हजारों हजार पत्रिकाएं निकलती हैं। सुनते हैं वे पत्रिकाएं हमारे लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति से पूर्ण हैं। मात्र धोखा, कितने लोगों ने धोखा दिया न जानकर सिर्फ इधर उधर की हाँकते हैं। क्यों मुट्ठी भर कवि उस समय बांग्लादेश बांग्लादेश करके पागल होते थे और अब रो रोकर कविता लिखते हैं। धोखा दगा, क्यों अब भी लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल में गोली चलती है, धरपकड़ चलती रही है। कुल धोखा अभी तक मां। क्यों अखबार में छपता नहीं इसलिए धरपकड़ हो नहीं रही है? क्या गोली नहीं चल रही है? क्या नहीं हो रहा है? होगा क्यों नहीं? क्या खत्म हुआ है? कुछ नहीं। हैज ईडीड बस 16 से 24 बरस तक की एक पीढ़ी खत्म हो रही है। जो कभी नहीं करती सुजाता ने वही किया। आवेग में वो कोई काम नहीं करती। पूरी जिंदगी में जो चाहा वो कर न पाई। छोटी उम्र के तूफान देखने के लिए अगर वो कभी खिड़की में खड़ी हो जाती थी तो भी दिव्यनाथ मना करते थे। छोटी उम्र में जो अनुशासन स्वभाव में पका दिया जाता है उससे पार पाना मुश्किल है। फिर भी सुजाता ने नंदिनी के हाथों पर अपना हाथ रखा। मन ही मन वो महसूस कर रही थी कि ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। जैसे नीली कमीज पहने सीढ़ियों के नीचे व्रती के खड़े होने का अमूल्य दुर्लभ क्षण फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अब इस समय मन की अतल गहराइयों में ये कैसी शून्यता है, कैसा सीमाहीन शोक है। नंदिनी को और कभी इतने पास वो नहीं पा सकेगी। नंदिनी के हाथों पर हाथ रखते समय डर लग रहा था। सोचते हुए भी डर लग रहा था कि क्या नंदिनी अपना हाथ हटा लेगी और उसको उसके जाने भुगते हुए जीवन के घेरे में फिर से धकेल देगी। एक बार फिर समूह की बहन की आंखों में जो प्रत्याख्यान था वही नंदिनी की आंखों में देखेगी। सुजाता जानती है कि अब से बाहर की दुनिया में दिव्यनाथ, ज्योति, नीपा, तुली, बिनी, बैंक के साथी लोग और अंदर की दुनिया में व्रती। सिर्फ व्रती ही क्यों, समूह की मां नंदिनी इन सबके साथ दुख बांटकर घुटकर जीती हुई वो, यही उसकी कालकोठरी होगी। अब से वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली। कोई दरवाजा खोलकर उसके नितांत एकाकीपन को तोड़कर नहीं पूछेगा, आप व्रती चैटर्जी की मां हैं? लेकिन नंदिनी ने हाथ नहीं हटाया। थोड़ी चुप रही, फिर हिचकिचाते झिझकते हाथों उसकी उंगलियों को छुआ। सुजाता ने हाथ हटा लिया। वो कृतार्थ हो गई। नंदिनी ने उसके हाथों को छुआ है। मैं व्रती से प्यार करती थी। व्रती ने तुम्हारी बात मुझसे कही थी? हाँ, 16 जनवरी को। आश्चर्य है। क्या पहले नहीं कहा? नहीं, मुझे लगा था कि व्रती आपको ही बताएगा। घर में और किसी से उसे लगाव नहीं। व्रती का आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? ये ठीक है कि व्रती औरों के इतना नजदीक नहीं था, लेकिन इसमें हैरान होने की क्या बात है? पिता बहन भाई होने से ही क्या उनसे प्यार हो जाना जरूरी हो जाता है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया संकेत न मिलने पर भी? मुझे नहीं पता नंदिनी। व्रती को मैं कितना कम पहचानती थी वो आज समझ में आता है। तब नहीं समझती थी। समझने की कोशिश की थी। सुजाता ने मनाही में सिर हिलाया। झूठ उससे बोला नहीं जाता। आप लोगों की पीढ़ी ही ऐसी है। आप लोग सब कुछ चाहते हैं, प्यार, विश्वास, आज्ञा पालन। क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? नहीं चाहना चाहिए। नहीं, चाहने का अधिकार आपकी पीढ़ी ने गंवा दिया है। लेकिन हम लोगों में से कई ऐसे थे जिनका उनके माँ बाप से अलग तरह का संबंध था। अंतु, दीपू, संचयन, ऑल हैप्पी लाइव्स। फिर भी वे लोग हमारे साथ आए थे। कैसे आए थे ये कौन बताएगा? तुम ही बताओ ना नंदिनी। व्रती की बात ही लीजिए। अपने बाप से उसका कोई परिचय ही नहीं था। पहले जब प्यार, अपनत्व का इशारा पिता की तरफ से मिल सकता था तब बाप ने रिश्ता कायम करने की कोशिश ही नहीं की। वो आपको भी पायदान की तरह इस्तेमाल करते थे, व्रती कहा करता था। व्रती ने ये कहा था। नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? व्रती ने कहा था। सुजाता का चेहरा लाल हो गया, फिर स्वाभाविक हो आया। इस सब का मतलब व्रती समझता था, इसीलिए मां पर उसका इतना स्नेह था। जब वो छोटा था तो एक दिन सुजाता को चुपचाप रोते हुए देखकर 6 साल के व्रती ने कहा था, मैं तुम्हें एक शेर शिकारी छापे वाली साड़ी खरीद कर दूंगा। वो कहता था उसके पिताजी घूस देकर दूसरी कंपनी के ग्राहक फोड़ लाते हैं। ही इज वन सीए जिनके मरने पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। कहता था आपकी तरह की पत्नी और 4 बच्चे रहने पर भी वो लड़कियों को लेकर हमेशा एक टाइपिस्ट लड़की के लिए फ्लैट किराए पर लेकर रखा है। व्रती ने उनको इस बात को लेकर चेतावनी दी थी, ये आपको मालूम है कब? नवंबर के महीने में, अपने मरने के 2 महीने पहले। अब सुजाता को समझ आया क्यों कुछ महीनों से व्रती दिव्यनाथ के सामने नहीं पड़ता था, क्यों दिव्यनाथ उसका नाम भी मुंह पर नहीं लाते थे, एक बार भी पहले की तरह नहीं पूछते थे, तुम्हारा छोटा लड़का क्या इसी घर में रहता है? उसके भाई बहन अपने पिता के प्रशंसक थे। व्रती कहता था वे लोग इंसान नहीं हैं। उसकी बड़ी बहन कामोन्मत्त है, छोटी बहन ग्रंथियों से भरी हुई बदतमीज लड़की है, बड़ा भाई एक दलाल है। ये सब उसके मुंह से ही सुना है। सिर्फ आपके ऊपर, आपसे वो प्यार करता था, इसीलिए नहीं गया। कहाँ नहीं गया? उसको घर पर नहीं रहना था। लगता है सिर्फ आपके ही लिए वो जा नहीं रहा था। लेकिन 19 जनवरी को उसकी और मेरी चले जाने की बात थी, और भी बहुतों के साथ। कहाँ? बेस पर। व्रती घर छोड़कर चला जाता।
अगर जिंदा रहता तो जाता, अनिंद चुगली नहीं करता तो जरूर जाता। व्रती जैसों का भ्रम अपने घरों से ही टूटना शुरू हुआ था। फिर लेकिन समू के बाबूजी तो व्रती के बाबूजी की तरह नहीं थे। समू का भ्रम किसी और कारण से टूटा था। समू तो कहता था कि पहले अपने बाप को मारेगा। गुस्से से आग बबूला होकर कहता था, बापू टेक्स एवरीथिंग लाइंग डाउन। मछली वाले से लेकर मोहल्ले के मदमत लोग सब उन पर रौब डालते हैं। सौदा खरीद कर कोई दाम नहीं देता था। उधर अंतु, दीपू, संचयन ये लोग अपने पिताओं की श्रद्धा करते थे। इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। मेरे बारे में व्रती और क्या क्या कहता था। बहुत सी बातें करता था, हर समय नहीं, बीच बीच में। इसी बात को लीजिए, व्रती को अड्डे पर जाना था 15 जनवरी को। वो मुलतवी करते करते 19 तक ले गया। सिर्फ मैं उसके जन्मदिन के बारे में जानती थी। उसका जन्मदिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी आपके लिए जाने का दिन टालता गया। मैंने उसे खूब सुनाई थी। उसने क्या कहा? हंस दिया। जिस बात का जवाब देना नहीं चाहता था वहां वो हंस देता था। उसने कहा, शायद मैं तेरी तरह मजबूत कलेजे का नहीं हूं। और क्या कहता था व्रती? कहता था, आप बहुत अच्छी हैं। कहता था, आप भी नितांत भोली हैं, लेकिन आपको समझाया जा सकता है। आपसे उसे कोई नाराजगी नहीं थी। नेशनल स्कॉलरशिप मिलने पर पहले वो नौकरी वोकरी की बात सोचता था। तब कहता था कि नौकरी मिलने पर आपको लेकर वो कहीं चला जाएगा। आखिर में हालांकि ये सब कुछ वो नहीं कहता था। तब क्या सुजाता का जकड़ने वाला स्नेही ही परोक्ष रूप में व्रती की मौत के जिए जिम्मेदार सिद्ध हुआ? उसको दुख होगा, इसीलिए व्रती उस दिन कलकत्ता में था। नहीं तो व्रती अड्डे पर चला गया होता। कहाँ है अड्डा? कालकोठरी में रहने से आदमी की अनुभूतियां छुरी की नोक की तरह पैनी हो जाती हैं। नंदिनी ने कहा, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। शायद अड्डे में भी व्रती मरता, किसी तरह भी मरता। हालांकि अगर अनिंद्य धोखा न देता। फिर भी लगता है अनिंद ने दगा दिया। यही है असल बात। हम लोग किसी और दल को छोड़कर नहीं आए थे। हमारे मन पहले ही परिवर्तित हो चुके थे। अनिंद्य दूसरा दल छोड़कर आया था। कह सुनकर किसी की सलाह मशविरे से आया था। समूह और अन्य लोग उस दिन मोहल्ले में लौटेंगे, ऐसा ठीक हुआ। बात में फैसला बदल गया। हम लोग ही हमेशा संगठन की कमजोरी के लिए भुगतते हैं। जो संगठन बिल्कुल अंडरग्राउंड होते हैं उसमें यू ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स। अनिंद को पहले समूह आदि को जाने के लिए मना करता था, फिर यही खबर व्रती को देनी थी। व्रती इसीलिए घर पर ही बैठा था। लेकिन अनिंद ने समूह वगैरह से कुछ भी नहीं कहा और मोहल्ले में औरों को बता आया कि वे लोग आने वाले हैं। खबर देकर वो चला गया। लौटकर फिर नहीं आया, सीधे कलकत्ता के बाहर चला गया। मुझे शाम को लालटू से मिलना था। जब मुझे पता लगा समूह और दूसरे लोग मोहल्ले में लौट गए हैं तो मैंने व्रती को खबर की। व्रती ने इसके बाद के निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं की, खुद ही उनको आगाह करने चला गया। तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे सुबह पता लगा था। पार्थ का जो भाई उसी रात भाग गया था, उसी ने मुझे खबर दी थी। तब उसी दिन सुबह मुझे गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन सुबह? हाँ, अनिंद्य ने हमारे पूरे ग्रुप को ही पकड़वा दिया था। वो अब कहाँ है? कौन? अनिंद्य। अनिंद्य बाहर है। बाहर? किसी दूसरे राज्य में? फिर जेल में रही। तब लगता था क्या अनिंद्य की हत्या करूंगी। अब ऐसा नहीं लगता। अब क्या लगता है? नहीं मौसी, मैं बदली नहीं हूं। लेकिन शायद अनिंद्य से ही नहीं, सभी कुछ के विरुद्ध फिर से लड़ना होगा। फिर से नंदिनी। वाई नॉट? क्यों बताओ? तब तो तुम्हें भी। आप समझ नहीं रही हैं। यू लव टू इंटेंसली। उसके बाद जेल, जिरह, आंखों पर 1000 पावर का बल्ब। दे ट्राई टू ब्रेक यू, देन यू फाइंड यूर सलम। मैं और कभी जैसा आप सोच रही हैं वैसी स्वाभाविक सामान्य नहीं हो पाऊंगी। इसकी वजह सिर्फ व्रती ही नहीं है। अगर वो जिंदा रहता तो शायद हम लोग शादी करते या शायद नहीं भी करते। क्या करते ये बहुत सी दूसरी बातों पर निर्भर था। पता नहीं क्या होता। उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके बाद सब बातें मैं आपको नहीं बताऊंगी। यू लूज टेस्ट फॉर मैनी थिंग्स। व्रती से तुम बहुत प्यार करती थी। तब ऐसा ही लगता था, अभी भी ऐसा ही लगता है। सुना है समय सब कुछ भुला देता है। शायद किसी दिन भूल भी जाऊं या फिर उसका चेहरा ही धुंधला पड़ जाए। सोचते ही डर लगता है। हे, आपको भी? हाँ, पता नहीं भूलूंगी या नहीं, पता नहीं। धीरे धीरे याद कम होने लगेगी या नहीं। लेकिन सिर्फ व्रती ही तो नहीं। जब सोचती हूं सो मैनी डाइड फॉर वैट। जानती हैं जेल से बाहर आकर सबसे पहले कौन सी बात खल गई थी? क्या? जब मैंने देखा सब कुछ सामान्य है। बहुत अच्छा। जैसे तो जो होना था हो गया, अब सब शांत हो गया है। ऐसा एक वातावरण छाया है चारों तरफ। तब छाती फट गई थी। लेकिन अब तो सचमुच सब कुछ शांत है। नंदिनी। नहीं। नंदिनी चीख उठी। सुजाता अवाक रह गई। शांत नहीं हुआ, नहीं हो सकता। तब भी कुछ शांत निश्चल नहीं था, अब भी नहीं है। डॉट से सब शांत हो गया है। आफ्टर ऑल यू आर व्रतीज मदर। सब शांत हो गया है, ऐसा आपको कहना या विश्वास नहीं करना चाहिए। कहां से ऐसा आत्मसंतोष आता है? कुछ भी शांत नहीं हुआ।
नहीं, नहीं हुआ। Why did they die? क्या खत्म हो गया है? लोग सुखी हैं। राजनीति का खेल खत्म हो गया है। Is it a better world? 5. नहीं, हजारों लड़के बिना मुकदमे के न्याय की जेलों में सड़ रहे हैं। फिर भी आप कहती है कि सब शांत है। नंदिनी बार बार हताशा से सिर हिलाती रही। कहने लगी, सब मुझे यही समझाते हैं। माँ कहती हैं, तू तो अब और कुछ नहीं करेगी, फिर शादी क्यों नहीं करती, घर गृहस्थी क्यों नहीं बसाती? तुम क्या अस्वास्थ्य के कारण छोड़ा है? नहीं तो शायद छोड़ते नहीं। मैं मरना नहीं चाहती थी। बाहर न आने पर शायद इलाज नहीं होता। अभी भी मैं नजरबंद हूं। किस चीज का इलाज? ओह, आप समझी नहीं? तेज रोशनी के सामने लगातार कभी 42 कभी 72 घंटे रहने की वजह से मेरी आंखों की नसें मर गई हैं। मैं दाहिनी आंख से देख नहीं पाती। देखने से पता नहीं चलता। नहीं, मुझे तो पता नहीं लगा। एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। मतलब आंखों का इलाज कराऊंगी, इतना जानती हूं। और क्या करूंगी ये नहीं जानती, लेकिन मां के कहे अनुसार संदीप से शादी नहीं करूंगी। संदीप कौन? एक लड़का है, अच्छी नौकरी करता है। आजकल शायद हमारी तरह लड़कियों से शादी करना धीमान राय की कविता लिखने की तरह एक फैशन बन गया है। नहीं तो वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है, समझ में नहीं आता। आखिर क्या करोगी तुम नंदिनी? कहा तो नहीं पता। अभी किसी किसी मामले में अपने आप को बहुत विक्षुब्ध, डिस्टर्ब और असंयत पाती हूँ। सब अजनबी, अनपहचाने लगते हैं। अपने को किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। पिछले कुछ सालों के अनुभव, दे हैव मेड मी अनफिट फॉर दिस सो कॉल्ड नॉर्मलसी। जो आप लोगों को सामान्य लगता है मुझे असामान्य लगता है। क्या करूं बताइए तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। हम लोगों के दोस्तों में से कोई भी जिंदा नहीं है। जिन लोगों की बातें हर समय मन में घुमड़ती रहती हैं, जो हर समय याद आते हैं, उनकी बातें कर सकूं, ऐसा कोई भी नहीं है। तुम्हारे घर में तो सभी है। वो तो है, वो मेरा घर नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार का घर है। माँ बाबूजी कलकत्ता में नहीं रहते। उनके साथ, उनके लिए भी मैं एक समस्या हूं, ये समझती हूं। कौन जाने क्या करूंगी, शायद आप सुनेंगी। नंदिनी हंसी, सुंदर उजली हंसी। कहने लगी, शायद आप सुनेंगी। फिर से पकड़ कर ले गए हैं। क्या होगा, कैसे बताऊं? सुजाता बैठी रही। अभी बैठे रहने का समय नहीं है, संध्या उतर रही है। जाड़ों की शाम जरा जल्दी ही आ जाती है। अब उसे घर लौटना चाहिए, लेकिन पैर पत्थर हो रहे हैं। आप अब जाएंगी नहीं? हाँ, अब जाऊंगी। अब फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। तुम क्या कहीं जाओगी? नहीं, यहीं रहूंगी। लेकिन फिर मिलकर क्या होगा? सुजाता ने हामी भरी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नंदिनी की और उसकी जिंदगी समानांतर रेखाओं की तरह है। मिल सकें ऐसी एक भी संभावना नहीं दिखती। एक चीज तुम्हें दूं? क्या? ये तुम ही रखो। व्रती की फोटो हमेशा उसके बैग में रहती है, उसके पास पास। नंदिनी ने फोटो ले लिया, तख्तपोश के ऊपर रखा। उसके बाद कहा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। न था, मेरे पास और भी है। ये तस्वीर शायद किसी ने कॉलेज में खींची थी। जानती हूं, अनिंद ने खींची थी। चलो नंदिनी, तुम ठीक से रहना। कभी कोई जरूरत पड़े तो खबर देना। दूंगी, नंदिनी ने हंसकर ही कहा। लेकिन सुजाता ने जान लिया कि नंदिनी कभी खबर नहीं देगी। नंदिनी को भी पता था कि वो खबर नहीं देगी। दोनों एक दूसरे के लिए फिर से अजनबी बन जाएंगी। सिर्फ सुजाता की दुनिया बदल जाएगी। पहले की तरह वहां कुछ भी नहीं होगा। क्यों उस दिन व्रती नीली कमीज पहने निकल गया? क्यों 1084वीं लाश बन गया? आज दिन भर में इस पहेली का उत्तर टुकड़ों टुकड़ों में जान लिया। सुजाता का बाकी जीवन उन टुकड़ों को मिलाने में ही बीत जाएगा। आपको दरवाजे तक पहुंचाऊं, रोशनी नहीं है बाहर। नंदिनी टटोल टटोल कर दरवाजे तक गई। उसकी चाल देखकर लगा, शायद उसकी दोनों आंखों की दृष्टि ही कम हो गई है। बाहर आओगी? नहीं, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। घर में ही नजरबंद हूं। इसके अलावा अकेले भरोसा भी नहीं होता। तब रहने दो। सुजाता ने उसके माथे, चेहरे पर हाथ फेरा। बड़ी इच्छा हुई कि उसे गले से लगा ले। व्रती को जैसे नहीं लगा पाई थी। स्वाभाविक जीवंत भूख, जिसके वशीभूत हो समूह की मां ने श्मशान में कहा था, ऊ का हमार छाती में लगाई दियो। ऊ का छाती में लड़के हमका अब बेशांति मिली है। हम और नहीं रोई। एक दिन में और व्रती बातें करते करते आपके घर तक पैदल चले आए थे। व्रती ने कहा था, एक दिन आपसे मिलवाएगा। बहुत दिन पहले की बात है। सुजाता ने सिर हिलाया। नहीं नंदिनी, बहुत दिन नहीं हुए, शायद 4 ही बरस हुए होंगे। लेकिन बरसों के हिसाब से क्या होगा, दूसरे हिसाब से बहुत समय बीत गया। उन सामान्य दिनों के बाद, जिन दिनों के अंत में एक बार व्रती की मां से मिलकर आया जा सकता था, उन दिनों के बाद कितने ही आलोक वर्ष बीत गए हैं। सुजाता ने धीरे से कहा, चलो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। पीछे मुड़ी मैली अंधेरी दीवार पर हाथ रखा, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसका हर कदम उसे सुजाता से दूर ले जाता रहा। सुजाता बाहर निकल आई कलकत्ता की सड़क पर।